नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो में। तो दोस्तों, जापान में 19 मई 2023 को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G7 नेताओं को सूचित किया कि F-16 सहित नाटो लड़ाकू विमानों को उड़ाने के लिए यूक्रेनी पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए अमेरिका सहयोगी दलों द्वारा एक पहल का समर्थन करेगा। यूक्रेनी पायलट अगले कुछ हफ्तों के अंदर यूरोप में अभी तक अनस्पेसिफाइड एयरबेस पर प्रशिक्षण शुरू करेंगे। ये प्रशिक्षण जो कई महीनों तक चलेगा, पायलटों को विमानों को संचालन के लिए तैयार करेगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन के अनुसार एक बार प्रशिक्षण चल रहा है तो अमेरिका अपने सहयोगियों के परामर्श से यह निर्धारित करेगा कि एयरक्राफ्ट कब डिलीवर्ड किए जाएंगे, कौन उन्हें डिलीवर्ड करेगा और कितने डिलीवर्ड होने हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति के एडवाइजर माइखाइलो पोडोलिक के अनुसार पश्चिम पहले ही F-16 को कीव शासन को ट्रांसफर करने का निर्णय ले चुका है। हालांकि F-16 या समान क्षमता वाले लड़ाकू विमान का ट्रांसफर रूस और यूक्रेन के बीच 14 महीने पुराने संघर्ष में सबसे बड़ी वृद्धि होगी। F-16 रूस के अंदर स्ट्राइक मिलिट्री और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने में सक्षम होगा, जहां ऐसे टारगेट का अच्छी तरह से बचाव करने की संभावना नहीं है। कोई भी देश, विशेष रूप से रूस के आकार का देश, अंदर इलाकों में स्थित लक्ष्यों के आसपास सुरक्षात्मक एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करने की लागत अफोर्ड नहीं कर सकता है। एरोडायनामिकली रूप से F-16 MiG-29 या Su-27 की तुलना में कम शक्तिशाली है। हालांकि एक मंच के रूप में यह एक क्षमता छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी रेंज और डीप स्ट्राइक हथियार ले जाने की क्षमता ने रूस को जोखिम में डाल दिया। F-16 में ज्यादा एडवांस रडार फीचर्स और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और ग्लाइड बम और क्रूज मिसाइल सहित हार्ड हिटिंग प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड हथियार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूक्रेन के लिए F-16 के डेटा लिंक को अपने हवाई रक्षा नेटवर्क के साथ एकीकृत करना संभव होगा, जिसमें कई ग्राउंड आधारित रडार और मिसाइल सिस्टम, ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पोस्ट, ड्रोन और अन्य हवाई संपत्ति जैसे AWACS शामिल है। यूक्रेन को डिलीवर किए गए F-16 लड़ाकू विमानों के MLU मिड लाइफ अपग्रेड वेरिएंट होने की संभावना है, जिन्हें नॉर्वे, डेनमार्क और नीदरलैंड जैसे नाटो सहयोगियों द्वारा सेवा से सेवानिवृत्त किया जा रहा है। F-16 MLU में नए सिग्नल प्रोसेसर, उच्च आउटपुट पावर और बेहतर विश्वसनीयता के साथ एडवांस AN/APG-66 रडार की सुविधा है। यह 150 किलोमीटर तक के दायरे में कई लक्ष्यों का पता लगा सकता है और उन्हें ट्रैक कर सकता है, और जैमिंग में इसकी डिटेक्शन रेंज 83 किलोमीटर है। F-16 MLU AIM-120 AMRAAM एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल ले जा सकता है। हालांकि यह ज्ञात नहीं है कि एडवांस लड़ाकू विमान AIM-120D वेरिएंट को ले जा सकता है या नहीं, जिसमें एक सक्रिय होमिंग सीकर और 120 किलोमीटर से 160 किलोमीटर के बीच होने का अनुमान है। सटीक हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियारों के F-16S के प्रदर्शनों में रडार पर हमला करने के लिए हार्म मिसाइलें, JASSM-ER ग्लाइड बम और AGM-65B मैवरिक, एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल शामिल हैं, जो जमीनी लक्ष्यों पर हमला कर सकती हैं, जैसे कि टैंक, वाहन और रडार साइट। हालांकि यूक्रेनी इन्वेंट्री में MiG-29, Su-24, Su-25 और Su-27 जैसे बेहद सोवियत युग के लड़ाकू विमानों के विपरीत F-16 को इलेक्ट्रॉनिक्स और हथियार प्रणालियों के लिए रखरखाव और भंडारण के लिए अपने ऑपरेटिंग बेस पर विशेष बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता होगी। सटीक हमले वाले हथियारों के साथ एक बहुमुखी हमले के मंच के रूप में F-16 का उपयोग करने के अलावा यूक्रेनी वायुसेना हवाई प्रभुत्व के लिए अमेरिकी लड़ाकू विमानों को भी तैनात करेगी। इस भूमिका में F-16 लंबी, मध्यम और कम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस युद्ध के मैदान में करीब मध्यम ऊंचाई पर लड़ाकू गश्ती तल उड़ाएगा, और यह संभावना नहीं है कि यूक्रेनी F-16 हवाई प्रभुत्व वाले गश्ती तल उड़ने ही प्रभावी होंगे जितने की समान रूप से काम करने वाले रूसी लड़ाकू विमान।
रूसी IADS के विपरीत यूक्रेनी एडी क्षमता कमजोर है। मध्यम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए यूक्रेनी F-16 को युद्ध के मैदान में कम से कम 250 किलोमीटर दूर रहना होगा, ताकि 400 किलोमीटर की रेंज वाले रूसी S-400 प्रणाली द्वारा गिराए जाने से बचा जा सके। इसके अलावा रूसी वायु सेनानियों को यूक्रेनी S-300 सिस्टम की 150 किलोमीटर रेंज द्वारा मार गिराए जाने से बचने के लिए युद्ध के मैदान के अंदर सिर्फ 50 किलोमीटर रहने की जरूरत है। यूक्रेन में अपने विशेष अभियान के लिए रूस अब तक अपने पुराने S-300 सिस्टम पर अधिक निर्भर रहा है। इसने बेलारूस में और रूस के साथ यूक्रेन की उत्तरी सीमा के पास कुछ S-400 रेजिमेंट तैनात किए हैं। हालांकि यह साफ नहीं है कि रूस ने वर्तमान में यूक्रेन में संघर्ष के लिए कितने S-400 रेजिमेंटों का वादा किया है। संख्या जो भी हो, संभावना है कि रूस को F-16 का मुकाबला करने के लिए इसे बढ़ाना होगा। रूस ने केवल अब तक निगरानी और संचार सहायता के लिए अपने टॉप ऑफ द लाइन Su-57 स्टेल्थ फाइटर का उपयोग किया है। यदि यूक्रेन F-16 लड़ाकू विमानों को तैनात करता है तो संभावना है कि Su-57 को अधिक सक्रिय लड़ाकू भूमिका सौंपी जाएगी। हेड ऑन इंटरसेप्शन मोड में Su-57 को F-16 की तुलना में पहले लॉन्च में महत्वपूर्ण लाभ होगा। रूसी ग्राउंड आधारित रडार न केवल RVV-PD लंबी दूर की मिसाइलों की अधिकतम 200 किलोमीटर सीमा के अंदर, बल्कि मध्यम श्रेणी के RVV की अधिकतम 110 किलोमीटर सीमा के अंदर अच्छी तरह से Su-57 लड़ाकू विमानों को वेक्टर करने में सक्षम होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।